पिछले क्लास में हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन तक हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना। आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का पालन, उसे कौन विलयन कहते थे? अनादर्श विलयन। और आज के क्लास से हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट विलयन में एक टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक विजार्ड माना जाता है और प्रत्येक वर्ष इसे एक 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। कौन वाले सवाल इस बार के लिए हम लोगों को रहेगा 2026 के लिए। तो अनुसंग गुणधर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसंग गुणधर्म आखिर का है क्या। तो अनुसंग गुणधर्म कहता है किसको? आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अनुसंग गुणधर्म किसी विलयन का वह गुण होता है जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसी को बोलते हैं अनुसंग गुणधर्म। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब बात आता है कि सर विलेय पदार्थ कौन होते हैं? तो विलेय पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जो विलायक में घुल जाता है। वैसे पदार्थ को हम लोग विलेय पदार्थ कहेंगे, जैसे चीनी और पानी। तो चीनी और पानी में पानी विलायक होता है और चीनी विलेय होता है। तो बताइएगा कि अगर हम लोग पानी और प्लस चीनी को मिलाते हैं तो बनता है क्या चीज? शरबत। जब शरबत बनता है तो ये शरबत, ये आपको पता नहीं करना है कि शरबत कितना मीठा है। बात अनुसंग गुणधर्म का कहने का मतलब ये हुआ कि इस पानी में के वो चीनी डाला है, उसमें पानी में चीनी का के वो कण है, उस पर निर्भर करेगा। नहीं कि जो कण है वो चीनी के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि चीनी का नेचर कैसन है, एक नेचर ठीक है कि खराब है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा बस उसका इतना ही मतलब है कि अंकों में तुम घूम रहा है तो तू केवल संख्या से घूम रहा है। तब अगर संख्या के बारे में, इसको विलेय के कण के बारे में चर्चा किया, पार्टिकल के बारे में चर्चा किया, तो हम लोग उसको कहेंगे कि जैसे सर इसमें के वो कण घूमा है, उसी को बोलते हैं अनुसंग गुण धर्म, उसके नेचर पर नहीं। हम आपसे, अगर हमारे संस्थान में अगर आप पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग में अगर आप एकत्रित हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सेटअप एक चीज का होगा तो हमको पर स्टूडेंट 5,000 रुपया लेना है। अब जितना स्टूडेंट रहे, अब ये हम लोगों को नहीं कहना है कि जी गोर रहेगा तो 4,000, थोड़ा सामर है 3,000, पूरा करिया है 8,000। उसको हमको कोई प्रकृति पर मतलब है नहीं, उस नेचर से मतलब है नहीं। तुम अंगी पहन के आया है कि पैंट पहन के आया कि धोती पहन के आया, उसको तुमको नेचर पर नहीं है। हम डिपेंड ले रहे हैं कि हमारे एक प्रत्येक का स्टूडेंट को 5,000 रुपया लगता है, उसको संख्या पर निर्भर किया, उसी को बोलते हैं अनुसंग गुण। तो यही चीज कहता है कि किसी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर है, बल्कि उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
अब बात यहाँ पे चीज का आता है कि सर अनुसंग गुणधर्म हम लोग जानते हैं कि अनुसंग गुणधर्म की संख्या कितना होता है, अनुसंग गुणधर्म की संख्या। और आपको एक ऑब्जेक्टिव अनुसंग गुणधर्म से अवश्य पूछा जाता है, बिहार इंटर परीक्षा आपसे पूछता है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में आपको एक ऑब्जेक्टिव यहां से कन्फर्म रहेगा। वो चीज ऑब्जेक्टिव कौन सा कन्फर्म होगा, तो इसमें अनुसंग गुणधर्म कितना है, 4 है। अब से पूछेगा कि अब 4 कौन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी पहला नंबर में है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा नंबर देखिए क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा प्रसारण दाब, इसी को बोलते कहेंगे लिखना प्रसारणी दाब। ये 4 है जो हम लोगों को अनुसंग गुणधर्म है। अब इस 4 अनुसंग गुणधर्म में आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा तो निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। तो आपको ये 4 अगर आप याद रखेगा तो कौन है कौन नहीं है वो सारे कुछ हम लोगों को प्रश्न यहाँ ठीक हो जाएगा। बताइए अनुसंग गुणधर्म की संख्या क्या होता है, पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत। इसके बाद अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है ना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न को हम लोग अरेंज किया है, एक क्वेश्चन को हम लोग अरेंज किया है, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है जी। इसमें कई वो हम लोगों का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हम लोगों का इसमें सेटलमेंट है। पहला पकड़िएगा, आपसे पूछेगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा यह हो जाता है इसके लिए अकाउंट के नियम को, तीसरा क्वेश्चन इसी में हो जाता है विलेय पदार्थ के अनुसार ना अनुभार, क्या है, अनुभार की गणना करें। एक ही क्वेश्चन में अगर आपसे 5 अंक का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा अगर आपसे बालक पूछता है तो एक ही प्रश्न आपको अरेंज करेगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट के नियम का उल्लेख करें, भार की गणना करें। ऐसे पूछा था क्या अंक का पूछेगा, 5 अंक। लेकिन अगर इसी प्रश्न को अगर 2 अंक में तोड़ तोड़ कर पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं, सीधी से क्वेश्चन छाड़ दिया। दूसरा पूछेगा 2 नंबर में ही वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। और तीसरा आपसे ऐसे पूछेगा कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना करें। अगर कहीं विलेय नहीं रहेगा तो विलेय का एक और नाम है जिसको बोलते हैं घुल्य, क्या बोलते हैं, घुल्य। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सर देखिए, तो पहला चीज हम लोग समझेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। तो सबसे पहला चीज समझना है, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का अर्थ क्या होता है, कमी। आपसे पूछा जाए कि अवनमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमी। अब कह रहा है अपेक्षित मतलब यहां से रिलेटिव करेगा, लेकिन रिलेटिव करेगा लेकिन कौची से, वाष्प दाब से। तो अमृतवा खाइए ना, बजल है वो टूना देवे ना पवन सर।
एगो निकालने के लिए कुछ इधर रिलेटिव कर रहा है पास दाब में। पास दाब जैसे यहाँ पे बोलेगा कि सर आप बताइए, पास दाब में रिलेटिव करेगा और उसमें कमी भी होगा, लेकिन किसी चीज से रिलेटिव करने के लिए चाहिए क्या गो, दो गो में यहाँ पे क्या बोलता है कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष विलयन के बास दाब में होने वाले कमी को अपेक्षिक बास दाब में अवनमन कहते। अब शुद्ध विलायक लिया हमने, यहाँ पे एक पात्र लिया और इस पात्र में चलिए यहाँ पे इस पात्र में हम लोग शुद्ध विलायक लिया। कैसा लिया? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं होगा। एक और बर्तन लिए, इसमें भी इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ इसमें मिला है। कौन पदार्थ? अब बताइए कि कोई भी विलायक में अगर विलेय पदार्थ मिलता है तो वह चीज बनता है कौन चीज? विलेय। अब बताइए, रिलेटिव करने के लिए, सापेक्षिक करने के लिए दो चीज हो गया, एक शुद्ध विलायक और दूसरा कौन सी हो गया? विलेय। तो क्या बोला कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष विलयन के बास दाब में होने वाले कमी को। अब बताइए कि सर विलयन के बास दाब में कमी होने का रीजन क्या हुआ? तो विलयन के बास दाब में कमी इसलिए हुआ ताकि उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला है। लेकिन क्या शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला है? नहीं। तो जिसको में कमी हुआ वो तो होगा छोटा, और जिसको में कमी नहीं हुआ वो तो होगा बड़ा। यही चीज बोला कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष विलयन के बास दाब में होने वाले कमी को अपेक्षिक बास दाब में अवनमन। जैसे माना कि विलायक का बास दाब P0 है, हमने मान लिया कि जो विलायक है इसका बास दाब हम लोगों को क्या है? P0 है। उसका विलयन का बास दाब क्या हो जाएगा? PS। विलयन का काम मान लिए PS। सॉल्यूशन अब निकालेंगे बाष्प दाब में अवनमन। तो बाष्प दाब में अवनमन कहने का मतलब कि दोनों में बड़ा छोटा कौन हुआ? बड़ा हुआ उससे तो छोटा हुआ कौन? इसलिए बाष्प दाब में अवनमन मतलब बाष्प दाब में कमी को सूचित किया जाता है डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी बराबर फॉर्मूला हो गया P0 माइनस PS। क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ मिला इसलिए इसका दाब कौचो हो गया? घट गया। उसमें विलेय पदार्थ मिला तो दाब घट गया, इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिला, ये शुद्ध विलायक के रूप में रह गया। क्लियर? तो यहां से फॉर्मूला याद रखिएगा कि बास दाब में अवनमन पूछेगा डेल्टा पी बराबर P0 माइनस। अब कहेगा अपेक्षिक बास दाब में अवनमन, तब P0 माइनस PS अब बटा P0 बटा क्या हो गया? P0। क्योंकि सर हम लोग तुलना कर रहे हैं शुद्ध केकरा से? विलायक से, और शुद्ध विलायक का पास दाब क्या माने हैं? उससे भाग दे दी। अगर ये बताइए P0 माइनस PS किसके होता है? डेल्टा। इसलिए इसके जगह पर लिख सकते हैं कि डेल्टा P बटा P0, ये भी फॉर्मूला हो सकता है डेल्टा P बटा P0। पूछे आपसे कि डेल्टा P बराबर तब P0 माइनस PS,
अगर कोई बच्चा अगर बोले भुला गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, आपको बताना है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये हो गया अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अब क्या होता है, यहां तक तो हम लोग समझ गए फॉर्मूला वगैरह अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, रॉल्ट का नियम पढ़ना है। किनका नियम? तो देखिए रॉल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलायक में आपसशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन मोल प्रभाज्य के बराबर होता। अब यहाँ पे चर्चा करिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख दिया है बाबू। फॉर्मूला क्या लिखा है ये देखिए, आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर एक्स, इसी को ना बोलते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। भिन्न है, एक्स ए हो गया आपका मोल प्रभाव। तो ये चीज देखना है, तेरा में आया कि सर अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन है। याद रखिएगा, एक है अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, और एक है याद रखिएगा जी वाष्पशील विलेय पदार्थ। देखिए दो चीज यहां समझेंगे कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसको कहते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो विलेय नहीं होता है, जो घुलता नहीं है। तो जो नहीं घुलेगा, अवाष्पशील मतलब आ का अर्थ क्या होता है ना, यानी वाष्प में वो नहीं बदलेगा। विलेय पदार्थ होगा लेकिन वाष्प में, जैसे यूरिया, यूरिया तो गलेगा, विलयन विलेय तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाष्प है नहीं। ग्लूकोज, चीनी, ये सब क्या है, अवाष्पशील है। वाष्पशील में कौन कौन आता है, मेथेनॉल, मेथेनॉल CH3OH, इथेनॉल, इथेनॉल, ये सब वाष्पीकरण से बनता है। C2H5OH। तो ये जो आप देख रहे हैं मेथेनॉल और क्या इथेनॉल, ये सारे के सारे वाष्पशील विलेय पदार्थ हैं। लेकिन यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, ये सारे का सारे कैसा है, अवाष्पशील। तो यही बात बताया कि जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन मोल प्रभाज्य के, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन हम लोग लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए, इसी को ना बोलते हैं जी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो ये हुआ अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए किसका नियम, क्या का नियम हो गया। अब अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना करना है, यानी अनुभार का मतलब आणविक द्रव्यमान की। चलिए वो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना, अनुभार है इसको लिखना है अनुभार, क्या लिखना है अनुभार की गणना। आप बताइएगा
कि जैसी विलेय पदार्थ के अनुभार की हम लोग गणना करेंगे, तो आपको तो यहाँ पे पता ही है कि विलेय पदार्थ का अनुभार की गणना हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, तो इसको गणना करने के लिए ऐसे निकालते हैं, तो चलते हैं रॉल्ट का नियम, यानी इसी को बोलते हैं रॉवल का नियम। अब जैसी आपसे रॉवल का नियम अगर आपसे पूछा गया है, आप बताइए रॉवल के नियम के अनुसार क्या कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन उसके मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए लिख सकते हैं हम लोग। रॉल्ट के नियम अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए यही ना बोला। अरे पीछे देखिए ना बालक, जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन मोल प्रभाज्य के हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस किसके बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एक्स ए लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए मूल प्रभाज है, एक्स से क्या है, तो इसको लिख सकते हैं कि एन बाटा एन प्लस एम या एन बाटा एन प्लस बड़की एन भी लिख सकते हैं हम लोग, जहां एक छोटकी एन क्या है विलेय का भार और ई किसका हो जाएगा बड़का विलायक का, नहीं तो एन प्लस एन विलेय विलायक मिलेगा तो बन गया कौन चीज विलियन, एगो बन गया विलियन का विलेय बाटा विलियन, एन लिखे तो बड़का एन तो विलायक बाटा फिर विलियन बन जाता। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हम लोग लिखें, अब बताइए। इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन है, हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला डब्लू बाटा एम, एन बराबर डब्लू बाटा क्या होता है एन बराबर डब्लू बाटा एम हुआ। कहने का मतलब कि मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बाटा विलेय का अनुभार, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बाटा विलेय का अनुभार, और मोलों की संख्या को सूचित हम लोग करते हैं डब्ल्यू से, सॉरी मोलों की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं एन से, विलेय के भार को डब्ल्यू से और अनुभार को एम से, इसलिए फॉर्मूला बन गया एन बराबर डब्ल्यू बाटा एम। अब यहाँ पे बैठाइए ये डब्ल्यू बाटा एम मेन बाटा हो गया, नीचे लिखाएगा छोटकी डब्ल्यू बाटा छोटकी एम प्लस बड़की डब्ल्यू बाटा बड़की एम, को दिक्कत। यहाँ एक शर्त को लिखा जाता है, यहाँ एक शर्त क्या होता है कि छोटकी डब्लू अपॉन एम है कि इतना छोटा है आई भगवान मिटारबो ना करे हो। देखिए ये बड़की डब्लू बटा बड़का एम से ये इतना छोटा है छोटकी डब्लू अपॉन छोटकी एम, इसके मान को हम लोग रखना संभव नहीं, इसीलिए लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर डब्लू बाटा एम मेन बाटा बड़का डब्लू बाटा बड़का एम, इसको लिखेंगे
डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर ये डब्लू बाटा एम गुना एम बाटा बड़का। क्लियर। अब ईएम का मान निकालना है, विचार करने से कि यहाँ पे हो जाएगा क्या कि एम बराबर हो जाएगा डब्लू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट गुना एम बटा बड़का डब्लू। और यही हम लोगों को जो निकल के आया है, यही हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। यही हम लोगों का एम है जो अनुभार है। तो यहाँ पे लिखना है कि जहां जहां एम क्या है, ये लिखना है अनुभार। क्या है, अनुभार हो गया। आप बताइएगा, आपसे पूछेगा ये जो डब्लू क्या है, तो ये लिखना है विलेय का भार। क्या है, विलेय का भार। अब आपसे पूछेगा कि ये बड़का एम क्या है, बड़का एम क्या है। यहाँ ये चक्कर है बड़का एम, ये क्या होगा बताइए। या तो ये जो यहाँ पे बड़का एम जो दिया है वो किसका दिल है, विलायक का अनुभार। ये जो डब्लू बड़का है वो है विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार। और यहाँ पे ही है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है, तो ये है अपेक्षिक अपेक्षिक वाष्प दाब में कौची है, अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ये था हम लोगों को अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना। क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों का एगो आपका यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रॉल्ट के नियम, अनुभार गणना, पूरे एक हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर में। देखिए अगला क्वेश्चन को हमने अरेंजमेंट किए हैं। अगला प्रश्न क्या है जो देखिएगा, कहता है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए रॉल्ट के नियम को लिखें तथा इसके लिए विलेय पदार्थ के अनुभार की कौची करें, गणना करें। एकरा में भी हम लोगों का 3 क्वेश्चन आ गया। पहला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन पूछे क्वथनांक में उन्नयन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखें, या क्वेश्चन आपसे पूछे क्वथनांक में उन्नयन के लिए विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना स्थापित करें, या अगर तीनों मिलकर देगा तो क्या अंक देगा। क्लियर। चलिए, क्या आप समझते हैं, आप क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं। चलिए हो गया। आइए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, उबल ना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। यानी अगर जो उबले में जो वृद्धि होगा उसी को बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो यही चीज बताया जाता है कि जब किसी विलायक में अप्रभावशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि उत्पन्न होता है, उसके क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। यानी जब किसी विलायक में
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि उत्पन्न होता है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए जैसे उचित तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पे अगर कहते हैं, यहां पे अगर देखते हैं कि माना कि विलायक का क्वथनांक P1, तो बताइएगा कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, P2। माना कि विलायक का क्वथनांक क्या है, P1 हो, तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा, P2 होगा। तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। आप क्वथनांक में उन्नयन को सिद्ध करते हैं केरा से, डेल्टा टीवी से। तो डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 हम लोगों को काहे हुआ सर, T1 माइनस T2 हम लोगों को काहे हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि अगर विलायक है तो विलायक में कोई वाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं घुला है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जस्ट के तक रह गया। लेकिन विलयन में कोई भी विलेय पदार्थ घोला गया, जब तक विलायक में विलय नहीं घुलेगा तब तक विलयन का निर्माण नहीं होगा। इसलिए विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, T2। इसलिए क्वथनांक में जब उन्नयन हो गया, वृद्धि हुआ, तो लिखा गया T1 माइनस T2। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए फॉर्मूला उल्टा टीवी पर, और फॉर्मूला क्या हो गया, T1 माइनस। तो आपसे 2 अंक का सवाल पूछेगा तो आपसे इतना तक आपको क्या करना है, नोट करना। अब इसके लिए रॉल्ट का नियम क्या बोले थे, वो आइए देखिए। रॉल्ट क्या नियम बोले कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में उन्नयन मोललता के यानी कह सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी समानुपाती क्या होता है, एम। डेल्टा टीवी समानुपाती एम। अब अगर हम लोग इसमें लिखते हैं कि डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, केवी इंटू एम। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे अगर केवी इंटू एम यहाँ पे लिखा गया तो हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे एम क्या है, जो एम क्या है, मोललता। अच्छा, एम बराबर आपको हम फार्मूला भी पढ़ाए होंगे, मोललता बराबर याद है, मोललता बराबर क्या पढ़ाए थे, डब्लू बटा एम 1000 बटा बड़का डब्लू, ये पढ़ाए थे जी। ये मोललता वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, तो दिक्कत। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि जहां जहां केवी क्या है, तो जहां केवी हम लोगों को हो गया मोलाल मोलाल उन्नयन स्थिरांक।
हो गया। और एक बात और, जल के लिए, जल के लिए केवी का मान होता है 0.52, 0 अब और एम यहाँ पे, ये एम क्या है, तो एम आपका हो जाता है मोलता, और डेल्टा टीवी क्या हो जाता है, तो डेल्टा टीवी होता है कौची बाबू, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी हो जाता है क्वथनांक में। क्या तो आप सभी को रॉल्ट के नियम से संबंधित इतना पॉइंट याद रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, आपको इतना चीज अगर आप याद करेगा तो आपको 2 अंक का प्रश्न बनेगा। हाँ, तो आगे बढ़ेगा तो होगा नहीं, पूरा तो अगर आपसे लिखिएगा, ए, अब आधा लिखिएगा तो 2 अंक में अगर आप आधा का अरेंज करिएगा तो आपको 1.5 अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। साइंस है, उस सवाल का आएगा उसको जवाब चाहिए, तो सीधे कहता साइंस कहता जानो तो मानो, अन्यथा ये कभी काल्पनिक में जीता नहीं है, ये जब भी जीता तो वर्तमान समय में साइंस। इतिहास नहीं हो रहा है कि हाँ फलना का कोई मार्को हो तो उतना कौन जा जाएगा, अरे मारिए गली तो खत्म कर हो गई, लेकिन एक्सपेरिमेंट ही करता है साइंस, कहता है इस चीज के बारे में तो जानता है तो इसको प्रूव करो, प्रूव करो। चलिए इसके बाद अब इसके लिए रॉल्ट का नियम हम लोग पढ़ेंगे, रॉल्ट का नियम पढ़ लिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे, हाँ, अब होगा विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना। देखिए अनुभार की गणना, तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग रॉल्ट के नियम से, कौन के नियम से, रॉल्ट का ही है, या इसी को हम बोलते कौन चीज, रॉवल के नियम से। तो जैसे रॉवल के नियम से हम लोग चलते हैं, रॉवल के नियम से अगर हम लोग चलते हैं तो रॉवल के नियम क्या कहता है, जब किसी विलायक में आप शील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन मोललता के, तो क्वथनांक गुणन डेल्टा टीवी समानुपाती क्या हो गया एम, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, यहाँ हो गया डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, मोललता से हम लोग पढ़े थे, एम बराबर डब्लू बाटा एम गुना 1000 बाटा बड़का, बड़का डब्लू ना, मोललता रही ना पढ़े थे। अब इसी फॉर्मूला के हाथ से पुट करिए तो हो जाएगा डब्लू बाटा एम गुना 1000 बाटा बड़का डब्लू। अब आणविक द्रव्यमान या अनुभार यही एम है, तो ये एम नीचे भागा में है तो ये पटेगा तो हो जाएगा कोची में गुना में, है जो गुना में तो पट जाएगा कोची में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट की एम बराबर केवी इंटू डब्लू बाटा डेल्टा टीवी गुना 1000 बाटा डब्लू। यहाँ तक किसी का दिक्कत, ये हम लोगों को निकाल गया विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना। अब आपसे पूछेगा कि जहां जहां ई एम क्या है, तो जहां एम बराबर हो जाता हम लोगों का कौन भार, अनुभार, कौन भार हो गया, अनुभार। आपसे पूछ लेगा केवी क्या है, तो केवी हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिर। और क्या कहता है
कि ये डब्लू क्या हो जाएगा, छोटकी डब्लू है जो, ये हो जाएगा विलेय का भार। किसका भार हो जाएगा? विलेय का भार हो गया। और ये बड़का डब्लू क्या है, तो बड़का डब्लू हो जाएगा विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। और विलायक का भार ही होना चाहिए हमेशा कौची में रहता है, ग्राम में। और एक बात और रह गया, ये डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में पहुंचे बाबू उन्नयन। क्वथनांक में क्या है, उन्नयन। तो क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक राउल्ट का नियम सभी लोगों को कंप्लीट हो गया? इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन के लिए ये किसका नियम हुआ, राउल्ट या रॉबल का। डाउट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगला 3 नंबर हम लोगों का अनुसंग गुणधर्म पढ़ना है। वो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में भी इंपॉर्टेंट ही है, जाना ही। ए बाबू कितना कर ले आगे मैया, पेजवा पलटली ना, सवाल होने से लेके आगे मैया, लेकिन अगर हमको के फांसी पर दे लेना, ये जरा चिल्ला रहा, दर्द हो रहा, मैया के मैया कितना हो गया है। अरे अभी तो रिटेलर चालू हुआ, सीन तो ये बाकी ही है ना, अभी रिटेलर है, सीन अभी पूरा बाकी है। 3 नंबर अनुसंग गुणधर्म क्या देखेंगे, कहता है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? इसके लिए राउल्ट के नियम को तथा विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना करें। देखिए क्या क्या समझते हैं, तो हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीजिंग, फ्रीज। और अवनमन का मतलब है ना कमी, यानी जमने में कमी। सकरात के टाइम आ रहे हैं, दही सभी जमते, तो हाथ पहले लगा के तो दही न जम ले, तो जमे में कमी हो गए, तो कहियो ये तो सिर्फ दही में ही मांग का अवनमन हो गया, दही जमे में कुछ हो गया, कमी हो गया, दही जम भी नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, हिमांक में अवनमन, हिमांक का मतलब होता है जमना, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो क्या बोला कि जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी उत्पन्न होता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी उत्पन्न होता है, जिसे हिमांक में वो नमन कहते हैं। अब मिलाना के बाद कम उत्पन्न होगा ना, तो मिलाना कम उत्पन्न, कुछ मिलाए ओकरा में, तो गांव घर में जानबे करे किला वो ऐसे कहला था, ऐसे हो गए हम रहे, मतलब कोई ना कोई गुण या अवगुण या दोष या त्रुटि मिलिए जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि विलायक का हिमांक, माना कि विलायक का हिमांक क्या है, T1, तो केकर हिमांक, विलयन का हिमांक क्या होगा, T2। तो निकाल लेंगे, हिमांक में क्या निकालेंगे, हाँ हिमांक में आवे नमन, तो हिमांक में अवनमन को सूचित करते हैं डेल्टा टी एफ से बराबर, हाँ क्या होगा, T2 माइनस, कहा कि विलयन में कोई विलायक मिला होगा तब वही ना कमी हुआ होगा जी, तो ये हो गया T2 माइनस T1।
ये T2 माइनस T1 बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला का आप लोग नोट करके रखिएगा। अब कहता है क्या, अब इसके लिए केकर नियम, राउल्ट का बस सेम नियम है, इसमें भी मोलाल्टी का समानुपाती होता है। राउल्ट क्या नियम कहता है, विमान में अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलायक में आप आपसील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें अवनमन मोलता के, तो यही लिखे कि जब किसी विलायक में आप आपसील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में अवनमन मोलता के। यहाँ लिख सकते हम लोग, क्या लिखेंगे कि डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, डेल्टा टी एफ समानुपाती कौन चीज लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में कौची एम है जी। अब आप बात बताइए हमको कि ये वाला चीज तो हम लोग लिखा दिए। अब यहाँ पे तो फार्मूला पढ़वे करने बोला था एम बराबर, एम फार्मूला कोई हुआ है डब्लू गुना 1000 बटा बड़का डब्लू, तीन है। चलिए 1000 बटा बड़का डब्लू, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। ए जी यहाँ पे बताइए, जहां के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्लियर। और एक बात और, किसके लिए, जल के लिए, जल के लिए के एफ का मान कितना तो 1.86, याद रखिएगा जल के लिए के एफ का मान होता है 1.86। अच्छा एम तो आपको पता है, एम क्या है, मोल लता। और डेल्टा टी एफ के बारे में तो पता है, कौची है, हाँ हिमांक में क्या है, अवनमन है, हिमांक में क्या है, अवनमन है। तो क्या ये आपका राउल्ट का नियम यहाँ तक सभी को ठीक है, राउल्ट का नियम यहाँ तक सभी को ठीक ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से एकरा में भी हम लोग विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना इसमें भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, विलेय पदार्थ के अनुभार, विलेय पदार्थ के अनुभार की कौन सी गणना, एकरा में भी हम लोग चलेंगे चक्कर नियम से। हाँ राउल्ट के नियम से चक्कर नियम चलेंगे बालक, राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम क्या बोला था, डेल्टा डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। क्या एम बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, डब्ल्यू अपन एम गुना 1000 बटा बड़का डब्ल्यू है जी, है ये पढ़े है ना। चलिए आइए बोलिए, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम का मान बोलिए, डब्ल्यू बटा गुना 1000 बटा बड़का डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, एम का मान निकालना है, तब एम बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बटा डेल्टा टी एफ गुना 1000 बटा बड़का डब्ल्यू। चलिए ये हम लोगों का निकल गया ना।
ये हम लोगों का निकाल गया, यहां तक किसी का डाउट है? नहीं। अब यहां जहां में बोलिए, जहां क्या है? वो नहीं हो, बोलिए। जहां आपको तो के एफ तो पता है, ये तो आप लिख लीजिएगा। ये डब्ल्यू का मान भी तो आपको पता है, लिख लीजिएगा। डेल्टा टी एफ भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डब्ल्यू का मान है तो डब्ल्यू का मान आप लिख लीजिएगा। और ये एम है जो तो अनुभर आपको है ये। तो क्या आप सभी लोगों को यहां तक किसी का डाउट है? 3 अनुसंग गुण धर्म कंप्लीट हो गया। और क्या रह गए?